नाज़रीन, कोल्ड वॉर के बाद पहली बार ऐसा हो रहा है कि न्यूक्लियर जंग के जो बादल हैं वो मंडलाने लग गए हैं। रशिया से इस वक्त बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है। पुतिन ने ये कहा है कि अमेरिका जो है वो न्यूक्लियर टेस्ट करने जा रहा है, तो हम फौरी इमीडिएटली जो है हम न्यूक्लियर टेस्ट करेंगे। और इससे बढ़कर उन्होंने एक और बात कर दी है। उन्होंने ये कहा है कि अमेरिका के अंदर बाकायदा ये ट्रेनिंग हो रही है, ये एक्सरसाइजेज हो रही हैं कि रशिया पर कैसे न्यूक्लियर हमला करना है, रशिया के ऊपर कैसे न्यूक्लियर प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक करनी है। ये एक्सरसाइजेस इस वक्त अमेरिका के अंदर हो रही है। ये बात इस वक्त पुतिन की तरफ से जब सामने आ रही है, तो इससे ज्यादा तो कोई और खतरनाक बात हो नहीं सकती है कि अमेरिका में इस बात की तैयारी हो रही है कि रशिया पर न्यूक्लियर हमला करना है। और यह बात पुतिन की जान से जब सामने आ रही है। और इसके साथ ही नॉर्थ कोरिया से खबर यह सामने आ रही है कि नॉर्थ कोरिया ने कहा है कि अगर अमेरिका न्यूक्लियर टेस्ट करेगा तो फिर हम भी न्यूक्लियर टेस्ट करेंगे। तो ये हर तरफ अचानक जो है वो न्यूक्लियर जो है वो डिस्कस हो रहा है। और इधर जो है वो ईरान के साथ अर्जेंट राब्ते हो रहे हैं। मशरिक से मगरिब की जो ताकतें हैं वो तमाम ईरान के साथ इस वक्त राब्ते कर रही हैं। ऐसा लग रहा है कि कोई लास्ट काइंड ऑफ मैसेजेस जो है वो ईरान को डिलीवर किए जा रहे हैं। अभी यूरोपियन कुछ ममालिक की, कुछ लीडर्स की जब वो ईरान के सदर के साथ जब कॉल पर बात हुई है, और आपको पता है जो खतरात इस वक्त ईरान को लाहक हैं, और जो इससे पहले IAEA ने स्टेटमेंट जारी करके मामले को और ज्यादा प्रोपेगेट करने की कोशिश की है ईरान के खिलाफ, तो इस वक्त खतरात बहुत ज्यादा हैं। चाइना का राब्ता जब वो ईरान के साथ हुआ है और चाइना ने कहा है कि वो ईरान के साथ खड़ा है पूरी तरह से। सूडान में मामलात बहुत ही ज्यादा खौफनाक हैं, बहुत ही पेनफुल मामलात हैं, और सूडान जो है उसने मिडिल ईस्ट के मुल्क को एक बार फिर एक्यूज किया है कि वो वहां पर जब वो वॉर क्राइम को फंड कर रहा है। तो ये तमाम सूरत हाल आपके साथ शेयर करेंगे और आगाज करते हैं हम नज़ीर गजा से। और गजा में इजराइल मुसलसल बमबारी कर रहा है। सीज फायर कब का जो है वो टूट चुका है, और रीजन जो है वो उसकी तरफ इस वक्त फलस्तीनी देख रहे हैं कि वो अल्टीमेटली क्या स्टांस जब उस वक्त लेते हैं। लेकिन वहां पर मामला बहुत ज्यादा क्रूशल है, क्योंकि इजराइल जब मुसलसल हमले कर रहा है और फलस्तीनियों को वो एड जो है अभी तक नहीं मिल सकी है जो उनके साथ वादा किया गया था। और साथ जब वो विंटर इस वक्त आप देखें तो शुरू हो चुका है, तो फिर फलस्तीनियों को बहुत ज्यादा जरूरत है उस सामान की जो उन तक नहीं पहुंच पा रहा है। Israel kills more Palestinians in Gaza as US peace plan presented to United Nations। मजीद फलस्तीनियों को यहां गजा के अंदर जब वो शहीद किया गया है। वहां पर नाज़रीन UN सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग जब वो हुई है, जो इससे पहले हम बात कर रहे थे कि एक ड्राफ्ट जो है वो तैयार किया जा रहा है और इंटरनेशनल फोर्सेस गजा में भेजने के हवाले से बात हो रही है। तो जो टर्की में मीटिंग हुई उसमें यह डिस्कस किया गया फौजें भेजने के हवाले से, और उसके फौरी बाद ये सिक्योरिटी काउंसिल की जो मीटिंग है वो बुला ली गई है। तो अभी वो जो मामला टर्की से शुरू हुआ था वो अभी खत्म नहीं हुआ है, यानी जो हमास की लीडरशिप वहां पर पहुंची और वो जवाब मांग रहे हैं कि भाई हमें बताएं कि क्या करना है। वो अभी मामला अभी वहीं पर है, क्योंकि टर्की में मीटिंग हुई, साथ ही वहां पर यह तय हुआ कि सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग होनी चाहिए, वहां पर ये सारी चीजें डिस्कस हो, तो उस पर सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग आज हुई है। तो यानी वो मामला अभी रेजिस्टेंस वेट में है कि भाई हमें क्या जवाब वहां से मिलता है। तो यूएस एम्बेसडर प्रेज हिस्टोरिक यूएन सिक्योरिटी काउंसिल मीटिंग ऑन गाजा। माइक वॉल जो कि नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर था, जिसको ट्रंप ने हटा दिया था और इस इल्जाम पर हटाया था कि वो नेतन्याहू के साथ खुफिया चीजें जब वो शेयर कर रहा था, तो माइक वॉल्स को जो है वो यूनाइटेड नेशन के अंदर अमेरिकन एम्बेसडर अपॉइंट कर दिया गया था। तो उसकी कोऑर्डिनेशन के साथ जो है सिक्योरिटी काउंसिल में मीटिंग हुई है, जिसमें यह डिस्कस किया गया है कि गजा का जो सीज फायर है उसको कैसे आगे लेकर बढ़ना है। इसमें इजिप्ट, इसमें कतर, इसमें सऊदी अरेबिया, टर्की और यूएई जो है ये ममालिक इसमें शरीक थे, यानी वही ममालिक जो टर्की में मिले हैं। और इससे पहले ट्रंप के साथ उनकी मुलाकात हुई थी यूएन सेशन के दरमियान, तो वही मेंबर जो हैं यहां पर मौजूद हैं। इसमें पाकिस्तान नहीं है, इंडोनेशिया नहीं है, लेकिन ये बाकी सारे वो बड़े ममालिक इसमें मौजूद हैं। तो माइक वॉल्स ने इस मुलाकात को, इस मीटिंग को, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग को हिस्टोरिक मीटिंग जब वो करार दिया है, और उसने कहा कि स्टेबलाइजेशन फोर्स जो है वो गजा में जाएगी 2 साल के लिए, और जिसमें हमास जो है वो डिसार्म होगी, और मोर लॉन्ग टर्म जो गवर्निंग एग्रीमेंट्स है फॉर गजा वो आगे बढ़ाए जा सकेंगे। माइक वॉल्स डिस्कस गाजा सिक्योरिटी फोर्स ड्राफ्ट विद पैलेस्टीनियन डिप्लोमेट्स। फलस्तीनी डिप्लोमेट्स के साथ भी माइक वॉल ने यह ड्राफ्ट जो है शेयर किया है। तो अभी चीजें दरमियान में हैं, ठीक है ना, यानी एक तरफ इजरायली रिकॉर्ड है, इजरायली पॉलिसी है, इजरायली माइंडसेट है, इजराइल के मुसलसल हमले हैं, उधर से ये लारा है कि इंटरनेशनल फोर्स जाएगी, वो सीज फायर को जब इंप्लीमेंट करवाएगी। तो अब ये चीजें अभी तक दरमियान में जो वो अटकी हुई हैं, और रेजिस्टेंस जो है वो एक हतमी जवाब का इंतजार कर रही है। हतमी जवाब का कि आप हमें बताएंगे क्या करना है। तो ये इंटरनेशनल फोर्सेस का जाना, आई थिंक इस पर कोई हतमी बात तो नहीं की जा सकती। अभी देखते हैं कि आगे क्या होगा, लेकिन मुझे लग रहा है कि ये काफी मुश्किल होगा, क्योंकि इजराइल नहीं चाहता कि ये फोर्स जो है वो वहां पर जाए, और एक गुड फेथ के साथ इस फौज का वहां पर जाना और सीज फायर को इंप्लीमेंट करवाना, तो क्या इजराइल ये होने देगा? ये तो इजराइल के लिए एब्सोल्यूट डिफीट होगी।
तो ये बहुत बड़ा डाउट है। वो अमेरिका जो वीटो करता रहा है वो अब फिलिस्तीनियों की प्रोटेक्शन के लिए काम करेगा, तो यहां पर जो वो सवाल बहुत ज्यादा उठ जाते हैं। तो इसलिए मामला अभी उसी तरह से हैं जिस तरह के पहले थे। तो इसी दरमियान एक और बड़ी डेवलपमेंट ये हुई है कि जो वॉर क्राइम की एक कंप्लेन है वो हिंद रजब फाउंडेशन की जानिब से फॉर्मर इजरायली प्राइम मिनिस्टर के ऊपर दायर की गई है, और ये वो है जिसने गजा के ऊपर 2008-9 के अंदर जब वो हमला किया था। वॉर क्राइम्स कंप्लेंट फाइल अगेंस्ट एक्स इजरायली प्राइम मिनिस्टर ओवर डेडली गाजा असॉल्ट। ये एहुद ऑलमर्ट, ये इजरायली प्राइम मिनिस्टर जो 2008 और 9 के दरमियान इसने गजा के ऊपर बहुत बड़ा अग्रेशन लॉन्च किया था। लार्ज स्केल इसने मिलिट्री अटैक किया था जिसमें जो सिविलियन एरियाज हैं वहां पर जब वो बमबारी की गई थी, बड़ी खौफनाक, हॉस्पिटल्स को डिस्ट्रॉय किया गया था, स्कूल्स को, यूएन फैसिलिटीज को डिस्ट्रॉय किया गया था। 1300 फलस्तीनी उसके अंदर शहीद हुए थे, जिसमें से 300 फलस्तीनी बच्चे थे, 115 फलस्तीनी औरतें थी। ये सारा उसमें कंप्लेन फाइल की है, और उन्होंने कहा कि गजा के लोग जब जस्टिस डिजर्व करते हैं, नो मैटर के कितना टाइम गुजर गया, ये नहीं कि अब इसको 15-16 साल गुजर गए हैं तो वो भुला दिया जाए, जो रिस्पॉन्सिबल हैं उनको कटहरे के अंदर जब लाया जाए। तो ये देखें, ये एक तलवार है जो इजराइल के ऊपर लटक रही है और दुनिया आगे बढ़ रही है। तो अब देखिए 2008-9 में उन्होंने बमबारी की, अस्पताल, स्कूल्स, फलस्तीनी औरतें, बच्चे, सिविलियंस, उनको शहीद किया, कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं हुई। उसका नतीजा आपने देखा ये 2 साल जेनोसाइड। तो जब एक एंटिटी को इस तरह से अलाउ कर दिया जाता है तो इन 2 सालों में भी जो जेनोसाइड हुई है, अगर इसको अभी भी अकाउंटेबिलिटी की तरफ नहीं लेकर जाएंगे तो मजीद खौफनाक वायलेंस जो वो इस एंटिटी की तरफ से रीजन की तरफ आएगा। तो जरूरत इस अमर की है कि इस एंटिटी के साथ नॉर्मलाइजेशन, इससे टेक्नोलॉजी, साइंस, प्रॉस्पेरिटी, इसकी तवक्को करने की बजाय जो है इसको उसी की जुबान के अंदर जो जवाब दिया जाए। यही है पीस थ्रू स्ट्रेंथ। अगर आपने पीस थ्रू स्ट्रेंथ ही करना है तो वो यही है, उस एंटिटी के ऊपर स्ट्रेंथ अप्लाई की जाए जिसके डिक्शनरी के अंदर पीस है ही नहीं, जो सिर्फ वायलेंस करना जानती है, उसके ऊपर स्ट्रेंथ जो है वो अप्लाई की जाए। तो अगर कोई इस तरह का फार्मूला चल सकता है तो वो इधर चलेगा। तो इस एंटिटी को इसी की जुबान में जवाब दिया जाए, बजाय इसके कि रीजन के मुल्क जो है वो खौफ और कोवर्डनेस दिखाएं और ये तवक्को करें कि इजराइल की वजह से उनके यहां खुशहाली आएगी, इजराइल की वजह से उनके साइंस और टेक्नोलॉजी आएगी, इजराइल जब उनको अपने बेस्ट ऑफ द बेस्ट वेपन्स देगा। ठीक है, तो ये पता नहीं कौन सी एक बोगस पॉलिसी थी जो रीजन ने आगे बढ़ाई और उसका खमियाजा सिर्फ फलस्तीनियों को भुगतना पड़ा। और ये बात हमारी नहीं है, ये बात हैरेट्स लिख चुका है कि रीजन ने जो अनकंडीशनल मुआहदे इजराइल के साथ किए और फलस्तीनियों को दरमियान में माइनस किया, वो एक इंतहाई बहुत बड़ी मिस्टेक थी रीजन की कि इजराइल जो है उसको मजीद फ्री हैंड मिला कि वो वायलेंस करे। अगर उनमें कंडीशन शामिल की जाती उन एग्रीमेंट्स के अंदर फलस्तीनियों के हवाले से, तो ये दिन ना देखने पड़ते रीजन को और ना फलस्तीनियों को। तो वो एक बोगस और डिजास्टर्स पॉलिसी थी, इजराइल के साथ अनकंडीशनल मुआहदे करना। और पता नहीं कौन से माइंड्स थे जो ये पॉलिसी लेकर आगे बढ़ रहे थे कि इजराइल उनको साइंस टेक्नोलॉजी देगा। तो बहरहाल अब ये इनको सोचना है। और स्पेन ने कहा है कि हम फखरिया ये कह सकते हैं कि हम फर्स्ट उन कंट्रीज में से हैं जिन्होंने फलस्तीनी रियासत को जब रिकॉग्नाइज किया है, और उसके बाद वो तहरीक जब आगे बढ़ी है। तो ये स्पेन ने। अच्छा, ईरान की अगर हम बात करें तो इस वक्त हाईएस्ट लेवल के थ्रेट्स ईरान को हैं, हाईएस्ट लेवल के थ्रेट्स हैं, क्योंकि नेतन्याहू का बुनियादी मकसद ईरान को डिस्ट्रॉय करना है। उसने इराक को, शाम को, लीबिया को, सूडान को, ये सारे जो है वो बड़े सपोर्टर थे फलस्तीनी कॉज के। इन सबको जो है वो नेतन्याहू ने अमेरिका की मदद से डिस्ट्रॉय करवाया। तो एक आखिरी मुल्क जो जिसका नाम लिस्ट में था, तो उसको अगर ये डिस्ट्रॉय नहीं कर सके तो वो ईरान है। और नेतन्याहू अब देख रहा है कि अमेरिका के अंदर कितनी बड़ी तब्दीली आ रही है और दुनिया के अंदर बैलेंस ऑफ पावर किस तेजी के साथ तब्दील हो रहा है, और रशिया चाइना से जदीद फाइटर जैसे ईरान को डिलीवर होने जा रहे हैं, और रशिया ने डिलीवर कर दिए हैं। MiG-29 इज एन एडवांस एयरक्राफ्ट जो रशियन फौज जो है यूक्रेन में इस्तेमाल कर रही है, जहां पर आगे जो है वो अमेरिकन पेट्रियट्स एयर डिफेंस लगा हुआ है, वहां पर MiG-29 को इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ये कोई ऐसा नहीं है कि कोई बहुत ही थका हुआ एयरक्राफ्ट, उन्होंने एडवांस एयरक्राफ्ट जो रशियन फौज इस्तेमाल कर रही है। तो रशिया ने दे दिए हैं एयरक्राफ्ट ईरान को, और मजीद वो देने जा रहे हैं, चाइना के साथ बात चल रही है, सारा कुछ। तो ये नेतन्याहू देख रहा है कि उधर वेस्ट से तब्दीली आ रही है और इधर ईस्ट से जो बैलेंस ऑफ पावर तब्दील हो रहा है, तो वो ईरान को डिस्ट्रॉय करने के लिए किसी भी वक्त हमला जो वो लॉन्च कर सकता है। तो ईरान के फॉरेन मिनिस्टर ने कहा है कि ईरान के जो मिसाइल्स हैं, उनकी जो कैपेबिलिटीज है वो उससे कई गुना स्ट्रॉन्गर है जो हमने जून में लॉन्च की हैं, उससे कई गुना ज्यादा पावरफुल मिसाइल जब इस वक्त हमारे पास हैं। फ्रांस के सदर ने ईरान को जो वो कॉल की है, और ईरान के सदर ने फ्रांस को कहा कि जरूरत इस अमर की है कि हम ट्रस्ट बिल्ड करें एक दूसरे के साथ, और बट रादर अमेरिका एंड यूरोप मस्ट डेमोन्स्ट्रेट देयर सिंसेरिटी टू गेन आवर ट्रस्ट। और यूरोप को चाहिए कि वो गुड फेथ के साथ हमारे साथ मुज़ाकरात करे, इस तरह से मामला नहीं चलेगा। तो ये इस वक्त क्यों ईरान के साथ राब्ता हो रहा है?
यूरोपियंस क्यों ईरान के साथ जब राब्ता कर रहे हैं? तो ये सारे हंगामे। अभी देखें ना, चाइना, उधर यूरोपियंस के साथ बात हुई है, साथ ही चाइना और ईरान के जो फॉरेन मिनिस्टर्स हैं उन्होंने एक दूसरे के साथ बात की है, जिसमें ईरान का जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है वो डिस्कस हुआ है। देखिए ना, आईएईए की कुछ ही घंटे पहले स्टेटमेंट जारी होती है कि ईरान न्यूक्लियर बना रहा है और उसने यूरेनियम जो वो खुफिया करके पता नहीं कहां ट्रांसफर कर दी है और इसके जो न्यूक्लियर साइट्स हैं उस तक हम एक्सेस नहीं कर पा रहे हैं। तो ये सबसे खतरनाक तरीन बयानिया है ईरान पर हमला करवाने के लिए। तो उसके बाद ये हंगामी राब्ते जब हो रहे हैं, तो आईएईए की नाज़िर स्टेटमेंट, उसके बाद ये राब्ते, फिर अमेरिका ऑलरेडी वार्न कर रहा है, उसने इराक को कहा है कि वो दरमियान में मुदाखलत ना करे, वो इराक के बॉर्डर्स के ऊपर हमला करने जा रहा है, और नेतन्याहू के इरादे, ठीक है ना। अगर ये तमाम चीजों को आप कनेक्ट करें और फिर लेबनान के एस्केलेशन, तो ये कड़ी से कड़ी आप मिलाएं तो ऐसा लग रहा है कि कुछ बहुत ही हॉरिफिक आगे हो सकता है। लेकिन मैं आपको एक बात बड़ी श्योरिटी के साथ ये बता सकता हूं, और वो ये है कि इजराइल जिस हेजमनी के तलाश के अंदर है और जेनोसाइड कर रहा है, ये हेजमनी अब उसको हासिल होने वाली नहीं है, ठीक है ना। अब तो दुनिया दूसरी डायरेक्शन में जा रही है, इजराइल जो मर्जी कर ले उसको यह हेजमनी हासिल होने वाली नहीं है। अब तो खुद अमेरिकन एम्पायर जो है उसकी हेजमनी चैलेंज हो रही है, तो इजराइल को क्या हेजमनी हासिल होगी? और देखिए, अमेरिकन एम्पायर नाज़रीन ह्यूमन हिस्ट्री का, जितनी ह्यूमन हिस्ट्री हम जानते हैं, उस ह्यूमन हिस्ट्री का वो पहला और इकलौता एम्पायर है जिसको पूरी दुनिया का इक़्तिदार हासिल हुआ। ना ही सिकंदर आजम, ना ही सल्तनत उस्मानिया, ना ही जो है वो सल्तनत रोम, ठीक है ना। नो वन, दुनिया में कोई ऐसा एम्पायर, कोई ऐसी ताकत नहीं है जिसको पूरी दुनिया का इक़्तिदार जो दिया गया हो। तो ये फर्स्ट एम्पायर, और ब्रिटिशर भी पूरी दुनिया पर तो हाकिम नहीं थे, और भी उस वक्त ताकतें एग्जिस्ट करती थी। दिस वाज द ओनली यूएस एम्पायर जिसको फर्स्ट ऐसा हुआ कि उसको पूरी दुनिया का इक़्तिदार, उसके सामने दुनिया में कोई ताकत एग्जिस्ट नहीं करती थी, पहली बार ऐसा हुआ। तो एक ऐसा गोल्डन एज, एक ऐसा सुनहरी दौर जो अमेरिका को हासिल हुआ, तो उसने क्या दिया दुनिया को? शुरू कर लें, जो ही सोवियत यूनियन कोलैप्स होता है तो अमेरिका की नई जंगों का आगाज हो जाता है, इराक से लेकर अफगानिस्तान से लेकर। यानी उन्होंने उस दौर में बजाय कि वो किसी दूसरी डायरेक्शन में चलते, उन्होंने ये देखा कि अब दुनिया में एंड ऑफ द हिस्ट्री हो चुका है, अब हम ही बादशाह रहेंगे, और उन्होंने जनाब एक के बाद एक हमले किए। तो अगर अमेरिकन, और ये सारे इजरायली लॉबी ने करवाए, और ये खुद ट्रंप कह चुका है कि ये नेतन्याहू ने हमें इन जंगों में घसीटा, जिसका नतीजा आज अमेरिकन एम्पायर के डिक्लाइन में आप देख रहे हैं। तो अगर अमेरिकन ने ये जंगें ना छिड़ी होती और वो बड़े दूसरे रास्तों से मामला को रिजॉल्व कर सकते थे, ये कोई इंटरेस्ट में नहीं था। इराक की क्या ताकत थी कि वो अमेरिकन इंटरेस्ट को चैलेंज करता? सद्दाम हुसैन, आपको पता है पूरी 90s के अंदर ये जो स्कॉट रिटर है, ये उस वक्त इंस्पेक्टर थे वेपन के, तो ये बकायदा पूरी 90s में इराक के अंदर मौजूद रहे हैं। सद्दाम हुसैन ने इनको अलाउ किया हुआ था, ये अमेरिकन को, कि आप आए और बताइए मैं कहां पर वेपन ऑफ मैथ डिस्ट्रक्शन है, व्हाटसएवर जो भी आपके एक्विजिशन, यानी सद्दाम हुसैन से तक कोऑपरेट कर रहे थे। मुअम्मर कज़ाफ़ी ने अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम दे दिया, कोई अमेरिका को कोई खतरा नहीं था, किसी से कोई खतरा नहीं था, किसी की कोई ताकत नहीं थी कि वो अमेरिकन इंटरेस्ट के खिलाफ जा सके। एंड इस वक्त जैसे आप ईरान को देख लें, ईरान एक भरपूर तरीके से अमेरिकन हेजेमनी को लड़ रहा है, लेकिन अमेरिका के साथ वो चाहता है अच्छे ताल्लुकात हो। तो वो भी सब ऐसे ही थे, वो भी अमेरिका के साथ अच्छे ताल्लुकात चाहते थे, सरेंडर नहीं करना चाहते थे, लेकिन अच्छे ताल्लुकात चाहते थे। अमेरिकन इन्वेस्टमेंट्स चाहते थे, अमेरिकन कंपनीज आए, ऑयल निकालें, व्हाटएवर, एक तरीके के साथ चलें। लेकिन नहीं, उन्होंने कहा हम तो हमला ही करेंगे और उनको डिस्ट्रॉय ही करेंगे। तो देखिए, वो जो एक सुनहरी दौर अमेरिकन को दिया गया, अमेरिकन एम्पायर को दिया गया, वो उन्होंने बहुत जल्दी खत्म कर लिया। ये चाहते तो इस दौरे इक़्तिदार को लंबा लेकर चल सकते थे, तो उन्होंने जंगें की, पैसा दूसरी जगह जाया किया, टेंशन दूसरी जगह जाया की। तो नतीजा ये निकला कि चाइना राइज कर गया है, और चाइना के राइज से मुराद आप देख रहे हैं, एक एक मुल्क को चाइना जब इन्वेस्ट कर रहा है, असलहा दे रहा है, सपोर्ट कर रहा है, एक एक तनाजे में अब चाइना आ रहा है, और रिटर्न ऑफ द रशिया भी हो गया, रिटर्न ऑफ द रशिया भी हो गया, ठीक है ना। तो ये बुनियादी बात है। तो यहां तो अमेरिकन एम्पायर का जो है वो हेजेमनी का इख्तिताम हो रहा है, तो इजराइल किस हेजेमनी की तलाश के अंदर है? इजराइल को कुछ हासिल होने वाला नहीं है, व्हाटसोएवर इसने जो भी करना है ये अपना करे, लेकिन इसको कुछ भी हासिल नहीं होगा। तो सूडान के अंदर सूरत हाल बहुत खराब है, और सूडान के जो यूएन इन्वॉय हैं उन्होंने कहा कि ग्लोबल एक्शन होना चाहिए यूई की सपोर्ट के खिलाफ जो उन्होंने आरएसएफ को दी है, और बड़ी सख्त बातें उन्होंने की। उन्होंने कहा डिसाइसिव प्रेशर यूई के ऊपर डालना चाहिए, क्योंकि ये फाइनेंस कर रहा है, आर्म कर रहा है आरएसएफ को, जो कि वहां पर जेनोसाइड कर रही है, वॉर क्राइम्स कर रही है। तो ह्यूमैनिटेरियन कैटास्ट्रॉफी में इजाफा होगा अगर यूई की फंडिंग जब जारी रहे। तो ये कोई अच्छी बात नहीं है एक ओआईसी मुल्क के ऊपर, एक अरब मुल्क के ऊपर इस नौयत का इल्जाम लगना कि वो वहां पर ये कर रहा है, और अपने एक ब्रदर मुल्क के अंदर ये करना, तो ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। अभी आज है, इन्होंने आरएसएफ ने हमले किए हैं सूडान के टाउन्स के ऊपर, और 43
सुडानीज को जब वो शहीद किया है और बहुत ज्यादा जब वहां पर जख्मी हुए, 37 पीपल जब जख्मी हुए। बड़ी बड़ी ही खौफनाक सूरत हाल है। औरतों के साथ जो कुछ किया जा रहा है, सेक्सुअल वायलेंस उनके साथ किया जा रहा है, और फैमिलीज के सामने उनके नौजवानों को अलग करके जो है उनको एग्जीक्यूट किया जा रहा है। यानी एक रूह को हिला देने वाला वाकयात, खौफनाक वाकयात वहां पर हो रहे हैं। और इसमें अफसोस इस बात का है कि एक अपना ही मुल्क उसको फंड कर रहा है। तो दूसरी तरफ जो है न्यूक्लियर की गूंज जब वो हर तरफ सुनाई दे रही है। एक तो अमेरिका ने अपना इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल जब लॉन्च कर दिया है, तो कोल्ड वॉर जब अपनी एक शक्ल ले रही है। अब रशिया से जो अनाउंसमेंट सामने आ रही है वो इस कोल्ड वॉर के अंदर एक और इजाफा है। प्यूटन ने यह कहा है कि रशिया ने ट्रेनिंग की है, एक्सरसाइजेस की हैं अक्टूबर के अंदर, यानी आज 6 नवंबर है तो अक्टूबर की हम बात कर रहे हैं, चंद दिन पहले की बात कर रहे हैं, कि डायरेक्टिंग अ प्रीएम्प्टिव न्यूक्लियर मिसाइल स्ट्राइक ऑन रशिया। अटैक नहीं, न्यूक्लियर अटैक ऑन रशिया। अब ये बात कर रहा है रशिया और प्यूटन ये बात कर रहे हैं। यानी अभी कुछ दिन पहले 2, 4, 5, 7, 8 दिन कबल जो है अमेरिका में एक्सरसाइजेस हुई हैं, और इस वक्त भी हो सकता है हो रही हो। अभी कल की बात है कि ये एक्सरसाइजेस वो कर रहे हैं कि रशिया पर न्यूक्लियर हमला कैसे करना है। पहले प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक, रशिया पर पहले हमने न्यूक्लियर हमला कैसे करना है। तो देखिए बात यह है कि अमेरिका को क्या ऐसा नजर आ रहा है कि वो इस चीज की तैयारी कर रहा है। बात है ना, रशिया अमेरिका को क्या ऐसा नजर आ रहा है कि वो इस हद तक जाकर तैयारी कर रहा है। क्या उसको मामलात और दुनिया के वाकयात इस डायरेक्शन में जाते हुए नजर आ रहे हैं? क्यों एक्सरसाइज वो करेंगे? तो ये बहुत ही खतरनाक बात है। और प्यूटन ने कहा कि अगर यूनाइटेड स्टेट्स या एनी अदर न्यूक्लियर नेशन, यानी ब्रिटानिया, फ्रांस की वो बात कर रहे हैं कि अगर वो न्यूक्लियर टेस्ट करेंगे, वी विल टेक अप्रोप्रिएट मेजर्स, हम फौरी न्यूक्लियर टेस्ट करेंगे जवाब के अंदर। एक कंप्रीहेंसिव टेस्ट बैन ट्रीटी साइन किया हुआ है सबने, तो ये उसकी खिलाफवर्जी होगी। 90s के बाद, कोल्ड वॉर खत्म होने के बाद आज तक किसी ने न्यूक्लियर टेस्ट नहीं किया, सिवाय मतलब पाकिस्तान और नॉर्थ कोरिया जो बाद में न्यूक्लियर नेशंस बनी, उन्होंने टेस्ट किए। लेकिन अमेरिका ने, ब्रिटानिया ने, फ्रांस ने, रशिया ने कोल्ड वॉर के बाद मतलब 92 में आखिरी जो है वो टेस्ट हुआ है, तो एक कंप्रीहेंसिव न्यूक्लियर टेस्ट बैन ट्रीटी साइन किया हुआ है सबने, तो उसकी खिलाफवर्जी होगी। प्यूटन कह रहे हैं कि हम फौरी करेंगे। और साहब प्यूटन ने एक बड़ी और इंपॉर्टेंट बात की, उन्होंने कहा कि जो रशिया की इंटेलिजेंस है उन्होंने बहुत बड़ा किरदार अदा किया है कि एक तो रशिया जो स्ट्रेटेजिक डिसीजन जो रशिया ने किए और आज रशिया फाते नजर आ रहा है, तो उसके पीछे रशियन इंटेलिजेंस का हाथ था कि उन्होंने हमें वो डाटा दिया कि यूरोप क्या कर रहा है, नेटो क्या कर रहा है, अमेरिका क्या सोच रहा है, कि वो डाटा हमें दिया कि हम सही स्ट्रेटेजिक फैसले कर सके। और अगली बात जो उन्होंने की कि हमने मेंटेन रखी स्ट्रेटेजिक पैरिटी इन द वर्ल्ड, कि एक बैलेंस हमने, यानी सीआईए के मुकाबले में, वेस्टर्न इंटेलिजेंस के मुकाबले में हमारी इंटेलिजेंस ने इतना अच्छा काम किया कि हम एक बराबर का मामला उनके साथ कर सके, एक टक्कर जो वो दे सके, क्योंकि उन्होंने वो हमें डाटा दिया। देखिए ना, वो बाकी मुल्कों की मदद के लिए भी आए, जैसे सीरिया में वो आए। तो रशिया के डिफेंस मिनिस्टर कह रहे हैं कि ये एडवाइस हम किसी भी वक्त कर सकते हैं, इमीडिएटली फॉर कंडक्टिंग कंप्रीहेंसिव न्यूक्लियर टेस्ट। एक नहीं, एक से ज्यादा, एक टेस्ट नहीं, कंप्रीहेंसिव न्यूक्लियर टेस्ट हम किसी भी वक्त ऑर्डर कर सकते हैं, रशिया के डिफेंस मिनिस्टर कह रहे हैं। और जो दिमित्री मेदवेदेव हैं, उन्होंने क्या ट्वीट किया है? अच्छा, उन्होंने कहा कि ये जो ट्रंप साहब हैं, जो कि अमेरिका के सदर हैं, इन्होंने जो ये कहा कि न्यूक्लियर टेस्ट अमेरिका करेगा, कोई नहीं बता सकता कि इस बात का असल मतलब क्या है। यानी वो तंज कर रहे हैं कि ये एक अमेरिका का सदर है जो बात कर रहा है जिसकी किसी को समझ ही नहीं आ रही। एंड द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ सच वर्ड्स आर इनएस्केपेबल। इसके नतीजे जो वो बहुत खौफनाक होंगे। वो ट्रंप को धमका रहे हैं, रशिया विल बी फोर्स्ड टू असेस ऑफ कंडक्टिंग फुल फ्लेज न्यूक्लियर टेस्ट इटसेल्फ। रशिया मजबूर होगा कि फुल फ्लेज न्यूक्लियर टेस्ट वो करे। 1000 से ज्यादा अमेरिका ने न्यूक्लियर टेस्ट किए हैं, 1000 से ज्यादा ड्यूरिंग कोल्ड वॉर, 700 से ज्यादा रशिया ने किए हैं। तो ये अगर सिलसिला चल पड़ा तो फिर ये एक टेस्ट पर नहीं रुकेगा, फिर ये पता नहीं कहां से कहां जाएगा। और उसके नतीजे में जो एनवायरमेंटल डिजास्टर होता है वो अलग है। तो नॉर्थ कोरिया ये कह रहा है, साउथ कोरिया की इंटेलिजेंस इस बात को कंफर्म कर रही है कि नॉर्थ कोरिया के जो लीडर हैं किम जोंग अन मे कंडक्ट अ न्यूक्लियर टेस्ट सून इफ ही चूज टू डू सो। किसी भी वक्त किम जोंग अन जो है वो ये ऑर्डर कर सकते हैं कि न्यूक्लियर टेस्ट लॉन्च कर दिया जाए। अच्छा, ये भी पॉसिबल है कि अमेरिका करे ना करे, यहां किम जोंग अन जब न्यूक्लियर टेस्ट शुरू कर दे, ये भी पॉसिबल है। तो ये इस वक्त की सूरत हाल है और बड़ी वोलेटाइल सूरत हाल है। और जितनी चीजें ज़ायनिस्ट के डिक्लाइन की तरफ उनको लेकर जा रही हैं, उसी के साथ एक खतरा मुसलसल मौजूद है कि वो जाते जाते एक बड़ा वायलेंस फैलाने की जब वो कोशिश करेंगे, ये खतरा मौजूद है। तो ये इस वक्त की ताजा तरीन सूरत हाल है जो आपके साथ शेयर किया। आपने राय जरूर करें। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज।